मुख्य धारा के मीडिया यानी पत्र पत्रिकाओं और न्यूज चैनलों से हमें लगातार ये शिकायत रही है कि उन्होंने साहित्य और संस्कृति को हाशिए पर धकेल दिया है और जब तक कोई बड़ी घटना ना हो वो इनका नोटिस भी नहीं लेता है। लेकिन इस निराशाजनक वातावरण ने डिजिटल मीडिया ने कुछ एक नई खिड़कियां खोली हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक वैकल्पिक मंच खड़ा कर दिया है जिसमें आप साहित्य संस्कृति की चर्चाएं देख सुन सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या मुख्य धारा के मीडिया द्वारा पैदा की गई रिक्तता को ये डिजिटल पत्रिकाएं या मंच भर पा रहे हैं या भर पाएंगे। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जानकी पुल के प्रभात रंजन, शब्दांकन के भरत तिवारी और स्त्री दर्पण से जुड़ी रचनाकार अलका तिवारी। आप सभी का ताना बाना में स्वागत है। प्रभात जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। अक्सर ये शिकायत की जाती रही है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो साहित्य को तवज्जो नहीं देता है, साहित्य को उसने दरकिनार कर दिया है, हाशिए में ढकेल दिया है, जो कि बहुत जरूरी चीज है समाज के लिए, उसको वो उसका अनादर कर रहा है एक तरह से। लेकिन इधर डिजिटल की दुनिया में कुछ एक कोना धीरे धीरे विकसित हो रहा है और साहित्य उसमें ऐसा लगता है कि फल फूल रहा है। ये कोना कितना बड़ा है, कितना प्रभावशाली है, कितना महत्वपूर्ण है? क्या उस कमी को भर पाने में किसी हद तक कामयाब हो पा रहा है? बहुत बढ़िया सवाल मुकेश जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ताना बाना में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आपने कहा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है ही। हिंदी में देखिए, जो सबसे बड़ी कमी मुकेश जी रही हमेशा से, वो ये रही कि पाठक, पढ़ने वाला और लिखने वाले के बीच का कनेक्ट नहीं रहा कभी सीधा। वो कोई किताब दिल्ली में बैठ के कोई किताब लिखता है, कोई लेखक मनोहर श्याम जोशी या असगर वजाहत, लेकिन उसके पाठक अलग अलग शहरों में, अलग अलग इदारों में कहाँ फैले हुए हैं, ये उसको कभी पता नहीं चल पाता था। जो उसके प्रकाशक या जो छोटी लघु पत्रिकाएं, जिसको हिंदी की हम कहते थे, जिनको हम हिंदी की बड़ी पत्रिकाएं भी कहते थे, हंस मान लीजिए बहुत बड़ी पत्रिका थी, उसका ही प्रिंट रन कोई बहुत ज्यादा कभी भी नहीं रहा। तो डिजिटल माध्यम ने यही एक बड़ा काम किया कि उन सब लोगों को, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं या मैं अगर फेसबुक पे या मैं अगर अपने जानकी पुल पर कुछ लिखता हूं, तो मेरे गांव सीतामढ़ी में, मेरे गांव में बैठा एक पाठक भी उस पर रिएक्ट करता है। और मैं जिस भी छोटे शहर में जाता हूं, जहां भी अपने मुजफ्फरपुर, अपने कस्बों में जाता हूं, तो मैंने ये देखा कि पहले मुझे बताना पड़ता था कि मैं लेखक हूं, अब मुझे नहीं बताना पड़ता है। वो भले मेरी किताबें उन्होंने ना पढ़ी हो सकता है उन्होंने फेसबुक पे मेरा पोस्ट पढ़ा हो, या फेसबुक पर मैं जानकी पुल के लिंक शेयर करता हूं उसको पढ़ा हो। तो ये हम जैसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ने, शब्दांकन, जानकी पुल जैसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ने ये काम किया, और मीडिया हाउसेज ने अब बड़े स्तर पर इसको करना शुरू किया है, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इसको अभी और प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है। किस तरह के विषयों को उठाया जाना चाहिए, किस तरह की किताबों को उठाया जाना चाहिए, लेकिन ये काम शुरू हुआ है। और आप तो खैर मुकेश जी हमेशा जहां भी रहे हैं, हमेशा अपने साहित्य के लिए जगह बनाई है, तो वो जगह अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये बढ़ती हुई जगह ये बताती है कि साहित्य हाशिए पर नहीं रह गया है। प्रिंट माध्यम ने, अखबारों ने लंबे समय तक साहित्य को एक पन्ने से, आधे पन्ने से, कुछ कॉलम्स में समेट कर रख दिया था। अब वो उनको भी इस दबाव में अपने पन्ने बढ़ाने पड़ रहे हैं। और डिजिटल मीडिया ने उस रीच को समझ लिया है कि हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, बहुत बड़ी संभावना वाली भाषा है, और इसके लेखकों की रीच बहुत ज्यादा है, इसकी किताबों की रीच बहुत ज्यादा है। और ये चीज ट्विटर और फेसबुक के बाद डिजिटल माध्यमों से समझ में आती है। जी जी, तो भरत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म के लिए अभी के रूप में स्थापित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है, या आपको लग रहा है कि अभी इसमें मेन स्ट्रीम के मुकाबले खड़े होने में अभी बहुत समय लगेगा? जैसा प्रभात जी ने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने लगा है और बहुत सारे पाठकों तक पहुंचना शुरू कर दिया है इस प्लेटफॉर्म ने, लेकिन क्या जो ताकत मेन स्ट्रीम मीडिया की रही है और अभी भी है, अगर वो कुछ करना चाहे साहित्य के लिए तो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो क्या उसके बरक्स ये प्लेटफॉर्म एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है?
मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ताना बाना में और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आने का अवसर दिया। और जहाँ तक सवाल की बात है, मेन स्ट्रीम हमेशा से उसके कुछ चुनिंदा पसंदीदा कथाकार, कवि रहे हैं, और वो हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। और आज भी, चाहे वो आप धर्मयुग के काल से शुरू करें और आज भी अगर आएंगे, तो वो हमेशा चर्चित लोगों उसको, अगर किसी कोई लेखिका बुकर में आ जाती है, कोई लेखिका का कहीं किसी सम्मान में नाम घोषणा हो जाती है, उसके पहले वो नहीं जानता था, हिंदी का मेन स्ट्रीम नहीं जानता था, लेकिन यकबयक वो एकदम जाग जाएगा और उसको सारी चीज़ें उसको हाईलाइट करना शुरू कर देगा। लेकिन जहाँ तक हमारे इस माध्यम की बात है, प्रभात जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और प्रभात जी ने जानकी पुल पे जितने लोगों को स्थान दिया है, वह कोई भी, कितना भी बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाए, उसकी सोच में ही दरअसल नहीं आएगा ना। ये उसकी सोच में ही फर्क है। उसकी सोच में ही ये होता है कि हमें तो जो प्रतिष्ठित है उसको ही लाना है। लेकिन प्रभात जी की बात हो या मेरे, अगर मैं शब्दांकन में मुझको कोई कहानी किसी नए कथाकार की भी आती है और मुझे वो अपील कर रही है, तो मैं उसमें, मेरा तो कहीं कोई दूसरा उद्देश्य जिसको हम आर्थिक बोल सकते हैं या हमें अपनी रीच को बढ़ाना हो, ऐसा तो है नहीं। हमारा तो सीधा सीधा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, जब मैंने शब्दांकन शुरू की थी तब भी यही था कि जिन पत्र जो जो हमारे समकालीन लेखक हैं, उनको जी यदि मैं उस समय, आज से 2013 की बात करूं, मैं अगर उस समय गूगल पे ढूंढता था तो वो नहीं मिलते थे। मसलन अगर 2013 में मैं कहूं कि मुझे प्रभात रंजन की कहानी पढ़नी है, तो वो प्रेमचंद की तो दिखा देगा, लेकिन प्रभात रंजन के नाम पे उसको सन्नाटा छा जा रहा था। वो सन्नाटा तोड़ने की कोशिश में ही ये जद्दोजहद शुरू हुई कि जो हमारे समकालीन हैं उनको हम स्थान देते रहे, चाहे नवोदित हो, चाहे चर्चित ना हो, लेकिन अच्छे हों। तो वो चीज़ मुझे पूरा शक जी है, क्योंकि इन जितने भी आपके मेन मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने अभी तक मुझे ऐसी कोई पहल होती नहीं दिखी है जो कि जानकी पुल को या शब्दांकन की या अन्य जो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके उस डेटा को छूने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा हो। जी तो जी इसलिए मुझे मुझे पूरा शक है जी कि जो जैसे लघु पत्रिका का जो उद्देश्य था, वो लघु पत्रिका ने ही पूरा किया, उसको जी कोई और पत्रिका कभी नहीं पूरा कर पाई, और शायद बिल्कुल नहीं कर भी नहीं पाएगी। तो उसी तरह से जो हमारा ये माध्यम, डिजिटल माध्यम से जो हम साहित्य के लिए, साहित्य की सेवा ही कर रहे हैं, कोई हमारा और इसमें उद्देश्य नहीं है, जी कोई और उद्देश्य नहीं है। तो वो हम कर रहे हैं क्योंकि उद्देश्य साहित्य की सेवा है, इसलिए मुझे जी नहीं लगता कि वो कोई और प्लेटफॉर्म कर बिल्कुल। पाएगा। जी, अलका जी, आप तो नई जनरेशन की हैं, हम सब देख रहे हैं कि ये इस माध्यम की अपनी कुछ खास विशेषताएँ भी हैं, क्योंकि जो पारंपरिक किस्म की पत्रिकाएँ थी, उनमें संपादक की एक दादागिरी होती थी, एक मठाधीशी चलती थी मीडिया हाउसेस की, और उसके ये एक बड़ा खुला प्लेटफ़ॉर्म है। सर, आप क्या आप सुन मुझे पा रही हैं सुन पा अलका रहे जी? जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? मुझे लगता है कि अलका जी नहीं सुन पा रही हैं। अलका जी, आप फिर से सर, कनेक्ट कीजिए एक्सक्यूज़ मी। डिस्कनेक्ट करके। प्रभात जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये इस माध्यम की कुछ खास बातों की मैं बात कर रहा था कि इतना खुलापन है। यहाँ अगर कोई संपादक आपकी रचना को नहीं छाप रहा, तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, जहाँ जाकर आप अपनी रचना को प्रकाशित कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या इस वजह से ये माध्यम मेन स्ट्रीम माध्यम के ज़रिए ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा समावेशी है? अनम्यूट कर लीजिए। प्रभात जी, अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम हम जिसको अब तक समझते आए हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते आए हैं, अब वो उस तरह से मेन स्ट्रीम शायद नहीं रह गया है। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि मेन स्ट्रीम की जो सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका थी वो हंस थी, अभी भी वही है। हंस अभी डिजिटल माध्यम में भी सक्रिय है। हंस ने अपने आप को ऑडियो बुक के रूप में भी ढाल लिया है, और
हंस के हर अंक पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब है कि उन पत्रिकाओं ने जो अपने आप को मेन स्ट्रीम समझते थे, उन्होंने भी डिजिटल माध्यम को अपनाना शुरू किया है और इसकी रीच बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात इसकी रीच है। अगर लेखक के रचना में, और जो सबसे बड़ी बात है, जो मठाधीशी जिसको आप कहते थे कि कुछ संपादकों की मठाधीशी होती थी, भरत जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि वो जिसको चाहता था उसको चढ़ा, उसको बहुत बड़ा लेखक बना सकता था, वो जिसको चाहता था उसको नहीं छापता था, और उसके पास और कोई अवसर नहीं होता था। लेकिन आज अगर मैं कोई अच्छी रचना मेरे पास आए और मैं उसको छापने में देरी करूंगा, तो हो सकता है शब्दांकन के पास वो रचना चली जाए, भरत जी उसको छाप लें। तो हम, ये जनतांत्रिकता आई है। आज रचना की ताकत बड़ी है। अगर कोई लेखक ऐसी किताब लिखता है जिसकी बहुत बिकने की संभावना होती है, जिसको सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा होती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके सामने अपने आप को कमजोर, मतलब वो उसमें कुछ कर नहीं सकता है, वो इसको देखता रह सकता है। ये एक बहुत बड़ा माध्यम, मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रीम नहीं रह गया है, कोई मेन स्ट्रीम नहीं है, बहुत सारे स्ट्रीम्स एक साथ हैं, डिजिटल हैं। ऑडियो इस समय बहुत तेजी से उभरा है और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं। तो ये एक पैरेलल बहुत सारे माध्यम चल रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा हर रूप में जिसकी ताकत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। आप देखिए कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े सभागारों में पहले कार्यक्रम होते थे, जो लोग वहां जाते थे वही उसको सुन पाते थे। आज मैंने देखा, और लगातार मैंने देखा है कि पिछले कई प्रोग्राम्स अलग अलग जो बड़े प्रकाशक, बड़े संस्थान करवाते हैं, वो साथ साथ उसके फेसबुक लाइव भी रख देते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से भी उसको पैरेलल प्रसारित करते हैं, ताकि जो लोग वहां मौजूद नहीं है, 40, 50, 100 लोग जो सुनने आते थे जी। किसी हॉल में, कई हजार लोग उसको यूट्यूब इसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। तो ये रीच जो है डिजिटल ने पैदा की है, और पिछले 2 सालों के दौरान आप देखेंगे कि जी। गांव इसकी पहुंच हो गई। जी जी, आपने जनतांत्रिकता की बात की है अलका जी। ये जनतांत्रिकता इस माध्यम की एक खास विशेषता है। यहाँ पर रचनाकार भर नहीं है, यहाँ पर पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनकी भागीदारी है। उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती, वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं और उनकी आलोचना छपेगी, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उसे गायब कर दिया जाता था। तो इसे किस तरह से आप देखती हैं? आप भी एक डिजिटल पत्रिका से जुड़ी हुई हैं, स्त्री दर्पण से। आप इस पूरे चरित्र को इस मीडियम के किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी सर कि आपने ये मंच दिया मुझे बोलने के लिए। जिस तरह से आप जनतांत्रिकता की बात कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं स्त्री दर्पण से जुड़ी हुई हूँ। तो जिस तरह से अभी प्रभात सर ने कहा कि अब कोई मेन स्ट्रीम साहित्य की धारा नहीं रह गई है। डिजिटल में आने के बाद सभी कुछ जनतांत्रिक होता जा रहा है, क्योंकि एक सभी को घर बैठे हुए, जैसे बहुत से लोग हैं, भरत सर ने भी बोला, ये हंस का माध्यम से आपने बताया कि पहले ऐसा होता था कि जिसको आप चाहते हैं, आपके प्रिय हैं या आप जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं को आप छापते थे। बाकी अच्छा लिख रहे हैं या नवोदित हैं, इस तरह के तमाम लेखक लेखिकाएं दरकिनार रह जाते थे, उनको एक मंच नहीं मिल पाता था। या मैं स्त्री दर्पण से जुड़ी हुई हूँ, स्त्रियों की बात करती हूँ, स्त्री प्रश्नों को सामने रखती हूँ, तो बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो किसी संस्थान से नहीं जुड़ी हैं, बड़ी लेखिकाएं नहीं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सभी की पहुंच में आ चुका है। आपके पास बहुत सारे मंच हैं अभिव्यक्ति के लिए। आप चाहे आलोचनात्मक हो, कविता, कहानी, नाटक, किसी भी विधा में आप लिख रहे हो, या आप यूट्यूब के थ्रू अपनी बातें सामने रख रहे हो, या आप आवाज के द्वारा रचना पाठ के माध्यम से चीजें सामने ला रहे हो। तो इस तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। वहां पे चीजें बहुत ज्यादा है, वैरायटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जैसे मैं भी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो जिस तरह से मैं पुरानी पत्रिकाओं को भी देख रही थी, या हंस की चर्चा करी सर ने, तो मैं हंस बराबर पढ़ रही थी। तो वहां पे आपको साहित्य की 2 ही विधाएं मिलती हैं, जहाँ पे स्त्रियां सक्रिय मिलती हैं, या तो कहानी के माध्यम में या तो कविता के माध्यम में। आप देखेंगे कि आलोचना या समीक्षा क्षेत्र में अब मुखरता आ रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले नहीं थी, लेकिन इतना आपको वहां पे नहीं मिलती हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप चाहे समीक्षात्मक रूप में देख लीजिए, या आप कितनी कितनी सारी ऐसी विधाएं हैं जहां पे स्त्रियां सामने खुलकर नहीं आ रही थी, लेकिन डिजिटल माध्यम होने के कारण वो अब अपनी बातें इस मंच के द्वारा सामान्य रूप से
बहुत ही सहज ढंग से सामने रख पा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है भविष्य के लिए, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो गृहिणी है, लेकिन वो अच्छा अनुवाद कर सकती है, ठीक है, उसको अवसर नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा पाए। लेकिन आज के समय में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितनी भी ई पत्रिकाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से अपनी उस प्रतिभा को सामने रख सकती है, अनुवाद कार्य को सामने ला सकती है। हो सकता है उसने कभी कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भेजा हो जहां वो प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीजें सामने आ सकती हैं। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशेष तौर पे स्त्रियों के नजरिए से मैं कहूंगी कि एक बड़ा मंच उनके सामने है, जहां पे वो सभी वर्ग की स्त्रियां अपनी जी बातें सहज रूप से सामने रख सकती हैं, चाहे वो महानगरों में हो, चाहे वो कस्बों में हो, या गांवों में हो, या सामान्य रूप से कहीं भी निवास कर रही हैं। तो ये मेरा जी अपना एक मानना है कि निश्चित जी तौर पे एक बड़ा मंच है जहां पे सारी चीजें आप एक साथ सामने आ सकती हैं। जी। तो भरत जी, ये एक महत्वपूर्ण विचार है, यह पक्ष है इस पूरे चर्चा का कि न केवल कविता कहानियों के संदर्भ में, बल्कि विचारों के मामले में भी, विमर्शों के मामले में भी ये प्लेटफॉर्म चूंकि ज्यादा खुला हुआ है, डिजिटल पत्रिकाओं में ज्यादा गुंजाइश है। और एक और खूबी है डिजिटल पत्रिकाओं की कि उनमें पन्नों की लिमिट नहीं है कि पत्रिका इतने पृष्ठों की ही होगी। यहाँ आप कितनी भी सामग्री संजो सकते हैं, 1 महीने में, 15 दिन में, हफ्ते भर में। ये एक जो खूबी है कि आप जितनी चाहे सामग्री ला सकते हैं और जितनी चाहे प्रकार की सामग्री आप दर्शकों के लिए रख सकते हैं। ये जो सामर्थ्य है, इसे किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर। मुकेश जी, मैं शब्दांकन की अगर बात करूं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे हिंदी के लेखकों ने कोई की कहानी का अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए ममता कालिया जी का हुआ या इंदिरा गांधी का हुआ। अब वो अंग्रेजी में है, कहानी उनकी हिंदी में थी, ट्रांसलेट होके अंग्रेजी में आ चुकी है, उसको कौन प्रकाशित करेगा? मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि पाठक तो अंग्रेजी का, हम हिंदी वाले भी अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे होते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो मिल रहा है तो उन तक ज़रूर पहुंचाया जाना चाहिए। तो वो ओपन है, अगर कहीं कोई इस तरह की कोई कहानी है जो कि अंग्रेजी में अनुवादित है, तो उसको भी शब्दांकन पे लगाते रहें। तो ये एक फ़ायदा तो हमें है ही कि हम कितना भी लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज़ें संपादक को सच में पसंद आ रही हैं, यह जरूरी नहीं है कि उसमें, क्योंकि क्या हो रहा होता था हमेशा, मेन स्ट्रीम हो या कोई मैं किसी पत्रिका का नाम नहीं लूंगा, उसमें संपादक की सोच में शायद साहित्य के ऊपर कोई और चीज हमेशा हावी हो जाती हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ साहित्य है। तो जब हमारा जी उद्देश्य सिर्फ साहित्य है तो वो साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है, वो मेमोयर भी हो सकता है, वो कविता भी हो सकती है, वो कहानी भी हो सकती है, वो अंग्रेजी में अनुदित कहानी भी हो सकती है, वो नहीं, कोई पॉडकास्ट भी हो ये तो सकता है। सारी चीजें होती ही थी, पहले भी अनुवाद होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि चूंकि इस प्लेटफॉर्म में जनतांत्रिकता ज्यादा है, एडिटर की, संपादक की चौधराहट कम है, और यहाँ पर आपका पाठक भी ज्यादा सक्रिय है, वो जी भी आपसे ज्यादा डिमांड कर सकता है, करता है। जी तो जी। वहां पर एक गुंजाइश दूसरे विचारों की भी ज्यादा बनती है, दूसरे सामग्री में विविधता की भी बनती है। बेशक बेशक बनती है, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे पास ऐसी कहानियां या ऐसे लेख भी आए हैं, कविताएं आई हैं, जिनमें कवि ने या कवियत्री ने ये बात मुझसे बोली है कि ये तो कोई छापने को तैयार नहीं है, शब्दांकन छाप देगा। तो मैंने पढ़ा, हो सकता है सत्ता से सारे ही लोग डरे होते हैं। तो मेरे साथ एक घटना हुई थी करीब 5-1 साल पहले। हमारे हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ से जुड़े हुए, खबरों से जुड़े हुए नाम हैं, और उनके ऊपर हर तरफ से घेराबंदी हुई थी, हर तरफ से उनको घेरा हुआ था, और यहाँ तक कि
मतलब उनका चैनल तक उनके लिखे को प्रकाशित करने में घबरा रहा था। उनसे मित्रवत संबंध है और मैं उन और वो ही वाज गोइंग थ्रू, मतलब उनको बड़ा ही अवसाद था इस चीज़ का लेके। वो जी अवसाद मुझे पता चला जब उनकी बातों से, तो मैंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है मित्र, आप ये मुझे भेजिए और मैं इसको लगाऊंगा। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने इस बात का मुझे धन्यवाद दिया कि अगर यदि उस समय यदि शब्दांकन साथ आके ना खड़ी हुई होती उनके और उनके विचारों को ना वहां पर प्रकाशित किया गया होता, ऐसे 2 केस हो चुके हैं जी कि उन विचारों को वहां ना प्रकाशित किया गया होता तो शायद कुछ दुर्घटना जी हो सकती। तो बिल्कुल। ये चीज तो प्रभा है जी, ही। जी प्रभा जी, जी जी कुल मिलाकर क्या किस तरह का चरित्र उभर रहा है डिजिटल मैगजीन्स का? अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को आप दरकिनार कर दें, तो अब जो कुछ हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल पत्रिकाओं की खासतौर पर मैं बात करूं जी तो जी क्या चरित्र बन रहा है उनका? अभी तो देखिए बहुत फील गुड माहौल है। मतलब ये है कि पाठक केंद्रिकता बहुत बढ़ रही है। हर हर चाहे शब्दांकन हो, चाहे जानकी पुल हो, हम सामाजिक कार्य की तरह करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ये आकांक्षा जरूर रहती है कि हम जो कर रहे हैं, भले ही वो बहुत गंभीर किस्म का साहित्य हम परोस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे। तो ये चरित्र और ये आकांक्षा डिजिटल माध्यम ने लेखकों में, संपादकों में, सब में पैदा की है कि हमारी बात अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचाएं। तो ये एक चरित्र, इसका बहुत सकारात्मक चरित्र है कि ये बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। और इसके कारण एक पहलू ये भी पैदा हो रहा है कि हम ऐसी रचनाओं की ओर, मैं अगर ना भी चाहूं तो भी बहुत इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसी रचनाओं की तादाद बहुत बढ़ रही है, जिससे सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने के लिए लिखे जा रहे हों, सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने के लिए प्रकाशित किए जा रहे हों, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ईमानदार, जो नया लेखक है, जो सच्चा लेखक है, उसकी लेखनी कहीं न कहीं प्रभावित होने लगती है। उसको ये भी लगता है कि मैं भी इस तरह का लिखूं, और ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचूं। ये अंदर बैठता जा रहा है। जी लेकिन मेरा एक सवाल है प्रभा जी कि जी क्या ये चाहे शब्दांकन हो या जानकी पुल हो, क्या उनमें स्त्री लेखकों की उतनी गुंजाइश नहीं है कि एक अलग वेबसाइट, एक अलग प्लेटफॉर्म स्त्री दर्पण स्त्रियों का हो, स्त्रियों के नाम से हो? इसकी इसकी क्या जरूरत है? नहीं, स्त्रियों का की जरूरत दूसरे तरह। स्त्री दर्पण फेसबुक पे बहुत अच्छे लाइव किए हैं स्त्री दर्पण ने, और भी स्त्री काल हैं, बहुत सारे साइट्स हैं। असली बात इसके पीछे जो मुकेश जी समझने की है वो ये है कि पहले चुनिंदा स्त्रियों को साहित्य में आने का मौका मिलता था। जिन जिन लेखिकाओं को संपादक चाहते थे उनको मौका मिलता था। आज कहीं ऐसा तो इतनी नहीं कि अभी भी ऐसा हो रहा है, इसलिए स्त्रियों को अपने डिजिटल पत्रिकाओं की जरूरत पड़ रही है अलग से? मुझे ऐसा लग रहा है, अलका जी की बात से मैं सहमत हूँ कि स्त्रियों को अभिव्यक्ति का माध्यम पहली बार मिला है जहां वो जो चाहे लिख सकती हैं, और उनके ऊपर उस तरह से हमले नहीं हो सकते जैसे उस जमाने में होते थे कि उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा सकती थी। अब ये आजादी भी और ये एक तरह का अधिकार का भाव भी सोशल मीडिया ने या डिजिटल माध्यम ने उन लेखिकाओं को दिया है। इतनी बड़े पैमाने पर स्त्रियां इस भाषा में पहले मुकेश जी कभी लिख ही नहीं रही थी। इतनी कविताएं लिख रही हैं कि मैं कई बार मुझे फेसबुक पे लिखना पड़ता है कि अब कविताएं कृपया न भेजें, हम प्रकाशित करने के सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर, वो सारी जिनको हम घरेलू स्त्रियां, हाउस वाइफ्स कहते थे, उस तरह की लेखिकाएं और बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। बहुत सारी कथाकार, बहुत सारी कवित्रियां वैचारिक स्तर पर लाइव्स के माध्यम से अच्छा काम कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और बहुत बड़ा जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए मुकेश जी डिजिटल माध्यम की जी उपलब्धि के रूप में। इसने बिल्कुल। स्त्रियों को बड़े पैमाने पर गांवों, कस्बों से लेकर महानगरों तक हर तरह की स्त्रियों के लिए इसने मंच उपलब्ध करवाया। जी अंतिम सवाल अलका जी मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने स्त्रियों के बारे में तो बता दिया, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, ये जो दूसरे मार्जिनल तबके हैं, उनको भी उतनी गुंजाइश आपकी या दूसरी वेबसाइट में मिल रही है? दूसरे डिजिटल पत्रिकाओं में वो उनको हिस्सेदारी मिल रही है? बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जैसे मैंने स्त्री दर्पण की बात की, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे स्त्रियों की बात होती है।
तो जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जैसा कि सर ने, प्रभात सर ने और भरत सर ने पहले ही बोला कि इससे क्या है, एक अभिव्यक्ति का एक यूनिवर्सल माध्यम हमें मिल गया है कि आप जो अपनी बातें पहुँचाना चाहते हैं, वो आप सहज रूप से सामने रख सकते हैं। और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कहीं न कहीं एक क्रांतिकारी दृष्टि लेके सामने आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ़ स्त्रियाँ, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय, जो भी वंचित हम कह सकते हैं, जो हाशिए पे पड़ा हुआ समाज है, स्त्रियाँ भी उसी में आती हैं। तो उस हाशिए के समाज के लिए एक बड़ा हथियार है डिजिटल माध्यम। क्योंकि आपको कोई मंच नहीं सुन रहा है, तो आप स्वयं का यूट्यूब चैनल बना के अपनी बातें लोगों में पहुँचा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, दर्जनों ई-पत्रिकाएँ हैं और जिनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और आप सभी जानते हैं, आज के समय में गाँव से लेकर शहरों, महानगरों, सभी जगह पे अ, भले ही आपके पास लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, लेकिन मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। प्रत्येक युवा वर्ग मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं वायरल होते ज़रा भी समय नहीं लगता। तो आप अपनी बातें जो कहना चाहते हैं, जो वंचित समुदाय की आपने बात कही या स्त्रियों की बात कही, तो एक बड़ा माध्यम, एक बड़ा मंच उनको इसके द्वारा मिला है। और विशेष नहीं तौर पे अलका जो जी, साहित्य हो। अलका जी, जी, ये ठीक है जी, कि पूरा प्लेटफॉर्म है, वो कहीं भी कर सकते हैं, जी, जी, लेकिन जी, जो डिजिटल पत्रिकाएं हैं वो कितनी जी। समावेशी हैं, इन वर्गों की कितनी चिंता कर रही हैं, उनकी हिस्सेदारी पहले मेन स्ट्रीम में मीडिया में जैसी होती थी वैसी यहाँ भी है या कुछ परिवर्तन है? नहीं सर, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि उससे कहीं ज़्यादा इन मंचों पर उनकी प्रतिभागिता बढ़ी है और उनको अपनी बातें कहने का एक अच्छा साधन मिला है। और जिससे उनका जो है इन चीज़ों में आगे हम और जो है उन्नति देख सकते हैं एक तरह से, कि जो चीज़ें सामने अभी तक मुख्यधारा के साहित्य में निकल कर नहीं आ पाई, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है या डिजिटल साहित्य के माध्यम है, ये पत्रिकाएँ हो गईं, उनके माध्यम से ये आशा की जा सकती है कि जो वंचित समुदाय है या अल्पसंख्यक आदिवासी वर्ग है, दलित समुदाय या स्त्रियाँ हैं, वो अपनी बातें और मुखर रूप से सामने रख रहे हैं और रख पाएँगे। ये मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, एक छोटी-सी टिप्पणी प्रभात जी, बिल्कुल संक्षेप में, जी, क्या जो ये अक्सर कहा जाता है कि अपर कास्ट का डोमिनेंस जो साहित्य पर रहा है और अभी भी हम देखते हैं, क्या डिजिटल माध्यम में वो कम हुआ है या वो यहाँ भी वही स्थिति है इस मामले में? कम तो हुआ ये मैं तो नहीं कहूँगा। देखिए यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, आप सरनेम देख सकते हैं। कम तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको दूसरे तरह से देखने की मुझे ज़रूरत है कि सहभागिता उनकी बढ़ी है, उनके अपने मंच बढ़े हैं। और जहाँ तक आदिवासियों और दलितों की बात है, तो उनको आज किसी माध्यम की दरकार नहीं, वो अपने माध्यम खुद खड़ा करते हैं और उस माध्यम के द्वारा अपनी बात कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं जसिंता करकेटा, एक झारखंड की आदिवासी कवियत्री हैं। उनके फेसबुक पोस्ट मैं रोज पढ़ता हूँ और मैं रोज, अगर किसी दिन वो नहीं लिखती हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज क्यों नहीं लिखा होगा उन्होंने। इतना अच्छा लिखती हैं वहाँ के जनजीवन के बारे में, कविताएं तो लिखती ही हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के जनजीवन के बारे में इतना अच्छा लिखती हैं आदिवासी कि उसको पढ़ने के लिए मैं खुद मैं मजबूर हो जाता हूँ नहीं, पढ़ने ये के लिए। अलग तो बात है प्रभात जी, ये जी, अलग बात है। जी, ये अलग बात है कि वो अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म बने हैं, जो पत्रिकाएं बनी हैं, उनमें उनकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है, सवाल ये है। भागीदारी बढ़ी है, लेकिन मैं उसी बात को दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने मंच वो खुद बना रहे हैं। अब वो किसी शब्दांकन, किसी जानकी पुल के मोहताज नहीं रह गए। हम उनको मौका देते हैं, लेकिन वो अपने मंच बनाकर खुद अपनी बात कहने के लिए ज्यादा तत्परता दिखा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा सशक्त करने, उनके सशक्तिकरण का ज्यादा बड़ा सबूत है, मुकेश जी। जी, तो उन्होंने बाकी लोगों, बाकी पत्रिकाओं, बाकी मीडिया पर निर्भरता अपनी कम कर दी है। जी, जी, उन्हें ये एहसास हो गया कि वहाँ उनकी हिस्सेदारी शायद उतनी नहीं हो पाएगी, इसलिए नहीं, उन्होंने इस चेतना को आगे बढ़ाया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी है, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि एक अलग तरह का प्लेटफ़ॉर्म वो अपना बनाएँ और एक अलग-अलग ग्रुप में हम लोग संवाद करें, उससे बेहतर है कि आपस में मेल-जोल ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल। बहरहाल, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निश्चित रूप से एक एक नई गुंजाइश पैदा की है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने, एक नई उम्मीद पैदा की है, जो निराशा मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर होती है, होती रही है, कुढ़न होती रही है, वो कम हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के फलने फूलने से उम्मीद करनी चाहिए कि ये आने वाले दिनों में और बेहतर
ढंग से साहित्य, संस्कृति, कला, इन चीज़ों की जो कि हाशिए पर धकेल दी गई हैं, उनके लिए गुंजाइश बनेगी, रास्ता बनेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आज की बहुत-बहुत इस चर्चा धन्यवाद। के लिए। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।